हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में आरसीसी के IAS 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 31 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्लॉज में आपको फर्दर डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारा जो पहला क्लॉज है दैट इज 23.2। इट इज रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शंस। सो जो हमारा आरसीसी में हमारे लिमिट स्टेट्स ऑफ जो सर्विसिबिलिटी होते हैं वो हमारे जो प्राइमरली जो हम अपने डिजाइन में कंसीडर करते हैं उसमें पहला है हमारा डिफ्लेक्शन और दूसरा है हमारा क्रैकिंग। तो जो ये क्लॉज है ये हमारा डिफ्लेक्शन के बारे में प्रोविजंस सजेस्ट करता है, ठीक है। और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हमारी कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस दी हैं हमारे कोड ने और दीज गाइडलाइंस आर अप्लीकेबल फॉर फ्लेक्चरल मेंबर्स। ये जो हमारी गाइडलाइंस दी हैं ये हमारी फ्लेक्चरल मेंबर्स के लिए अप्लीकेबल है। फ्लेक्चरल मेंबर्स का मतलब हो गया हमारा बीम्स, स्लैब्स। बीम्स हमारी रेक्टेंगुलर बीम भी हो सकती है, टी बीम, एल बीम हो सकती हैं। एंड दीज ब्रॉड गाइडलाइंस हैव टू बी कंसीडर्ड। जब हम इनिशियली डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर में तो हमें लोड्स वगैरह कुछ भी नहीं पता होता है एक्यूरेटली, सो वी टेक सर्टेन assumptions और टू कंट्रोल द अपीयरेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारी जो कंसिडरेशंस हैं, हम क्यों ये डिफ्लेक्शन लिमिट कर रहे हैं, उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है हमारा साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट हमारे यूजर्स को नहीं होना चाहिए। अगर हमारी किसी भी बिल्डिंग में एक्सेसिव डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं तो वो एस्थेटिकली खराब होगा स्ट्रक्चर के लिए और हमारी जो स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी है, जिस पर्पस के लिए उसको डिजाइन किया गया है सर्विस लाइफ के लिए, वो हमारी फुलफिल नहीं होगी और इट गिव्स अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट टू द यूजर्स जो उस बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स हैं, ठीक है। और इनडायरेक्टली अगर हम अपने बिल्डिंग में या स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन कंट्रोल कर रहे हैं तो वी आर इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग द क्रैक विड्थ्स, ठीक है, जो कि हमारा एक अनदर सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट है जिसके बारे में फर्दर करस्पॉन्डिंग क्लॉजेस में डिस्कस कर दूंगा। और दूसरा हमारा है इफेक्ट ऑन अटैच्ड स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। बिकॉज किसी भी एलिमेंट में हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो अपने एडजेसेंट जो मेंबर्स उससे अटैच्ड हैं या नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट उनको अफेक्ट करेगा उनकी परफॉर्मेंस में। एंड पॉन्डिंग इन रूफ स्लैब्स, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए कोड ने हमारी ब्रॉड गाइडलाइंस दी हैं और हमारे दो लिमिट्स प्रिस्क्राइब की हैं। उसमें जो पहली लिमिट है, दिस इज द फर्स्ट लिमिट given by IS code to limit the deflection। जो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सजेस्ट किया है, इट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू स्पैन बाई 250। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा बाई एल शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 1 बाई 250। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की लिमिट है जो कि कब एप्लीकेबल है, दिस इज द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज, ठीक है। मीन्स आपको शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शंस को इंक्लूड करके जो पूरी कंप्लीट बिल्डिंग में हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है, कंप्लीट बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमारा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको सभी टाइप के लोड्स कंसीडर करने हैं और जो ये लिमिट है ये हमारी दो कंसिडरेशंस को करके दी गई है। सबसे पहला है द कंसिडरेशंस ऑफ क्रैक कंट्रोल, ठीक है, और दूसरा है हमारा एस्थेटिक एंड साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट टू द यूजर्स। जो भी हमारे ऑक्यूपेंट्स हैं। और जो दूसरी लिमिट है हमारी, दिस इज द सेकेंड लिमिट, जो कि स्पैन बाई 350 और 20 mm। इसमें जो वैल्यू हमारी कम आएगी वो हमारी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होगी डिफ्लेक्शन की। तो उस केस में हमारा डेल्टा मैक्स बाई एल शुड बी लेस देन 350, 1 बाई 350 सॉरी 1 बाई 350 जो आएगी वैल्यू, that is the correspond to maximum deflection
इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो हमारी लिमिट है, दिस इज द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपको लेने हैं दैट अकर्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टीशंस एंड फिनिशेस। फिनिशेस का मतलब है आपकी पेंट, पुट्टी, जब आप स्ट्रक्चरल पूरा कंप्लीटली फिनिश कर देते हैं तो उसको डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए, यानी प्रिवेंटिंग डैमेज टू पार्टीशंस एंड फिनिशेस, जो भी हमारी स्ट्रक्चर में आप यूज कर रहे हो उनको डैमेज ना हो, बिकॉज ये हमारे कम डिफ्लेक्शन वैल्यूज पर ही आपकी डैमेज होने लगेंगी। इस वजह से जो सेकेंड लिमिट है, इसकी जो डिफ्लेक्शन वैल्यूज हैं वो हमारी फर्स्ट लिमिट से कम है, तभी हमारा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो हमारा बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली जो स्पैन बाय 350 जो डिफ्लेक्शन वैल्यू की मैक्सिमम लिमिट है वो हमारी कम रखी गई है। बिकॉज अगर ये एक्सीड करेगी तो हमारी जो फिनिशिंग है, जो हमारे स्ट्रक्चर मेंबर्स में आप एस्थेटिकली पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, वो हमारी डैमेज हो जाएंगी, क्रैक हो जाएंगी। तो इस वजह से ये कंसिडरेशन हमारा किया गया है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इनिशियली जब हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं तो हमें एक्चुअल लोड्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को इंक्लूड करके कैलकुलेशंस करना थोड़ा टिपिकल टास्क होता है, रिग्रेस टास्क होता है। इस वजह से इनिशियल डिजाइन में हम ये वैल्यूज कंसीडर करते हैं और बाद में एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना होता है, सो दैट कि हमारे जो डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, एक्चुअल लोडिंग जो हमने डिजाइन कर लिया उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे डिजाइन लोड्स आ रहे हैं, कि उसकी वजह से हमारे डिफ्लेक्शंस विद इन परमिसिबल लिमिट हैं कि नहीं है। और जो भी आप लोड्स कंसीडर कर रहे हो वो आपको क्या कंसीडर करने हैं, वी कंसीडर सर्विस लोड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शंस। और सर्विस लोड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, जो कि हम लिमिट स्टेट्स में बात करते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज टेकन 1 फॉर कैरेक्टरिस्टिक लोड्स। और डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स आप सर्विस लोड का कॉम्बिनेशन लेते हैं, वो आप पुराने वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर मैं बहुत एलेबोरेट नहीं बता रहा हूं आपको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोविजन है, दिस इज रिगार्डिंग दी वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स। तो यहां पर मैं आपका जो कंसेप्चुअल चीजें वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर मैंने एक आरसीसी बीम ली है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा बीम है दैट इज हैविंग रेक्टेंगुलर सेक्शन, जिसकी विड्थ b है, ओवरऑल डेप्थ d है, और यहाँ पर हमारा टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी स्मॉल d। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करते हैं जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं तो जो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शंस हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज नहीं लेते हैं, वहां पर हमारा जो एनालिसिस होता है दैट इज बेस्ड ऑन लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर, जहां पर आरसीसी को एक होमोजीनियस मटेरियल मानकर हम शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन निकालते हैं इन लीनियर इलास्टिक मैनर। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन आता है दैट इज, यहां पर ये एक्चुअली WL क्यूब है, एंड टोटल W जो है वो हमारा स्मॉल w इंटू L है। यहां पर ये लोड जो है W किलो न्यूटन पर मीटर मान लेते हैं, तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5/384 WL4 अपॉन EI। यहाँ पे EI जो है हमारी बीम की फ्लेक्चरल रिजिडिटी है, जो फ्लेक्चर मेंबर है उसकी फ्लेक्चरल रिजिडिटी है, और जहां पे ये जो है हमारा दिस इज इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये इक्वेशन आप आरसीसी में नहीं अप्लाई कर सकते। इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज जो हमारी आरसीसी है इट इज नॉट अ लीनियर इलास्टिक मटेरियल। सो कोड ने कन्वीनियंस के लिए हमारा जो डिफ्लेक्शन कंट्रोल है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए इनिशियल स्टेज ऑफ डिजाइन में L/D रेशियो को लिमिट किया है। और L/D रेशियो को मैं दिखाता हूं कि आप कैसे यूज कर सकते हो डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए। तो जो डेल्टा है आपकी ये वैल्यू है यहाँ पर, और जो हमारा M मैक्सिमम है इस बीम के लिए जो कि UDL है, WL²/8 जो हमारा सर्विस लोड है। तो अगर आप W निकालोगे तो यू विल गेट 8 Mmax अपॉन L², और Mmax जो होगा हमारा दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू Z। सिग्मा जो है हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं जो आरसीसी बीम में डेवलप करी है, और ये हमारा सेक्शन मॉडुलस है। तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट सिग्मा इंटू
बी डी स्क्वायर बाई 6, यहाँ पे ये बी कैपिटल डी होगा बिकॉज यहाँ पर z जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ i है, तो ये हमारा बी डी स्क्वायर बाई 6 होगा इंटू 8 बाई एल स्क्वायर। इस w वैल्यू को आप यहाँ इस इलास्टिक वाली डिफ्लेक्शन वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 5 सिग्मा अपॉन 24e इंटू एल बाई डी, और यहाँ पर ये एल आ जाएगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो ये दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो हमारी डिफ्लेक्शन वैल्यू है दैट इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ पर अगर ये मान लो दिस इज कांस्टेंट ओनली इन केस ऑफ लीनियर इलास्टिक मटेरियल, बट जो हमारी आरसीसी बीम है वहाँ पर जो सिग्मा है, ई है, जेड है, ये वेरी कर रही है बिकॉज इट इज नॉट अ होमोजीनियस एंड लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। तो कोड ने इस कंसेप्ट को यूज करके यहाँ आप देखोगे कि डिफ्लेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एल बाई कैपिटल डी। दिस इज फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल, बट कोड ने कुछ सर्टेन अप्रोक्सीमेशंस और फील्ड एक्सपीरियंस को यूज करते हुए हमारी जो डिफ्लेक्शन की वैल्यूज हैं उसको लिमिट किया है बाय यूज ऑफ एल बाई डी रेशियो, एंड इसी के करस्पॉन्डिंग हमारी वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स दी हैं फॉर फ्लेक्चरल मेंबर। वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स का मतलब है कि ये जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी एल बाई डी की मैक्सिमम वैल्यूज कोड ने सजेस्ट किया है। एंड डिपेंडिंग अपॉन टेंशन रेनफोर्समेंट कितना है आपके बीम में, आपका कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कितना है, वो सारे फैक्टर्स आप इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे जब आप इनिशियल डिजाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे कि हमारा जो एल बाई डी रेशियो है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, दिस विल करस्पॉन्ड टू डेल्टा मैक्स, मीन्स आपको किसी भी बीम या किसी भी फ्लेक्चरल मेंबर में डिफ्लेक्शन कंट्रोल करना है तो आपको एल बाई डी की मैक्सिमम वैल्यू जो है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए लिमिट करनी होगी। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस बेसिक वैल्यू, जो एल बाई डी रेशियो का बेसिक वैल्यू है जो कि कोड हमारा सजेस्ट करता है, एंड इट इज मॉडिफाइड बाई टेंशन रेनफोर्समेंट एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ये हमारे मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हैं जो कि आपको यूज करने हैं। जो आपकी एल बाई डी की मैक्सिमम वैल्यू है उसको आपको मॉडिफाई करना है बिकॉज टेंशन और कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की वजह से हमारा आरसीसी फ्लेक्चरल मेंबर में डिफ्लेक्शंस की वैल्यूज मॉडिफाई हो जाएंगी, तो इस वजह से ये कंसिडरेशन किया गया है। तो जो बेसिक वैल्यूज हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बीम एंड सपोर्ट कंडीशंस, हमारी जो बेसिक वैल्यूज है कोड ने कैंटिलीवर स्पैन, सिंपली सपोर्टेड स्पैन यानी सिंपली सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूअस बीम्स या कॉन्टिन्यूअस स्लैब्स के लिए ये वैल्यू सजेस्ट की है 7, 20 एंड 26। इसको आपको ध्यान रखना है। दीज आर बेस्ड ऑन टोटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। और एक बात और कि आप इन डिफ्लेक्शन वैल्यूज को कंट्रोल करके इनिशियल स्टेज में आप ये एश्योर नहीं कर सकते हो कि हमारा स्ट्रक्चर में जो क्रैक्स होंगे वो नहीं होंगे, डिफ्लेक्शन एक्सेसिव डिफ्लेक्शन नहीं होगा जिसकी वजह से हमारे क्रैक नहीं डेवलप करेंगे। दिस इज जस्ट अ फॉर द डिजाइनिंग पर्पस, बिकॉज इनिशियल डिजाइन में आपको चीजें, आपकी स्ट्रक्चरल लोडिंग आपको नहीं पता है, आपको मेंबर्स के क्रॉस सेक्शन नहीं पता है, तो इनिशियल स्टेज में आप डिफ्लेक्शन कंट्रोल को लिमिट में रखने के लिए, डिफ्लेक्शंस को लिमिट में रखने के लिए ये बेसिक वैल्यूज एंड के बेसिस पर आप एल बाई डी की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, और बाद में जब हमारे पास डिजाइनिंग हो जाती है स्ट्रक्चर की, उसके बेस पे एक्चुअल डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शंस एक्सेसिव नहीं है, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रक्चर की जो एफिशिएंसी है ओवर द सर्विस लाइफ वो हमारी मेंटेन रहेगी। तो क्लॉज ये कहता है द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स में जनरली बी अज्यूम टू बी सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड दैट द स्पैन, यहाँ पे स्पैन जो है ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये इफेक्ट स्पैन जो है ये इफेक्टिव स्पैन की बात करता है, ठीक है। टू डेप्थ रेशियो, और डेप्थ जो है हमारी दिस इज इफेक्टिव डेप्थ, जिसके बारे में पुराने वीडियोस में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, आर नॉट ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑब्टेन्ड एज बिलो। तो जो बेसिक वैल्यूज हैं ये हमारा आइटम नंबर ए जो है ये हमारी एल बाई डी की बेसिक वैल्यू सजेस्ट करता है, और दूसरी कंडीशन है कि ये वैल्यूज तब अप्लीकेबल है जब हमारा इफेक्टिव स्पैन जो है दैट इज लेस देन आर इक्वल टू 10 मीटर्स। ध्यान रखना है यहाँ पे इक्वल टू है यानी अप टू 10 मीटर्स है, मतलब अगर हमारी जो फ्लेक्चरल मेंबर है बीम है या कॉन्टिन्यूअस स्लैब है
अगर 10 मीटर तक का स्पैन है तो जो बेसिक वैल्यूज आपको लेनी है एल बाई डी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालने के लिए, वो हमारी कैंटिलीवर के लिए सबसे कम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारी सबसे ज़्यादा है, कंटिन्यूअस बीम में हमारी 26 सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यूज जैसे जैसे कैंटिलीवर में सबसे कम परमिटेड है डिफ्लेक्शन, सिंपली सपोर्टेड में तो उससे ज़्यादा परमिटेड है, कॉन्टिन्यूअस बीम में सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन परमिटेड है, बिकॉज वहाँ पे इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आ जाता है, तो देयर आर चांसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स, जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन परमिट कर सकते हैं। इसी वजह से हमारा जो कॉन्टिन्यूअस बीम्स में है उसमें हमारा एल बाई डी की जो बेसिक वैल्यू है वो ज़्यादा रखी गई है। उसके बाद आते हैं, अगर पहली कंडीशन तो ये है आपने बेसिक वैल्यूज निकाल ली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पैन एंड टाइप ऑफ सपोर्ट कंडीशन, एंड अगर हमारा स्पैन, इफ दूसरा केस ये बनता है कि अगर हमारा जो स्पैन है वो 10 मीटर से ज्यादा है, तो उस केस में क्या करेंगे आप एल बाई डी की जो बेसिक वैल्यू है वो रिवाइज्ड बेसिक वैल्यू आप निकालेंगे, एंड दैट इज गिवन बाई एल बाई डी की जो बेसिक वैल्यू थी इनटू 10 बाई स्पैन, जो हमारी इफेक्टिव स्पैन की लेंथ है। एंड ये जो एप्लीकेशन है ये हमारा केवल एप्लीकेबल है कॉन्टिन्यूअस स्पैन्स में एंड सिंपली सपोर्टेड स्पैन्स में। अगर हमारा कोई कैंटिलीवर बीम 10 मीटर से ज्यादा स्पैन की है तो वहां पर आपको एक्चुअल डिफ्लेक्शंस परफॉर्म करके ही एल बाई डी की रिवाइज्ड बेसिक वैल्यू निकालनी है। आपको ये फॉर्मूला कैंटिलीवर बीम के लिए या कैंटिलीवर स्पैन के लिए अप्लाई नहीं करना। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पर आपको एक्चुअल डिफ्लेक्शन कैलकुलेशंस कैलकुलेट करने हैं, उसके बेसिस पर आपकी रिवाइज्ड वैल्यू आएगी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज हम मान लेते हैं कि एक हमारा कॉन्टिन्यूअस बीम है जिसका स्पैन 20 मीटर है, तो आपकी जो एल बाई डी रेशियो होगा रिवाइज्ड, वो आपकी बेसिक वैल्यू हमारी कितनी थी कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए 26 थी इंटू 10 बाई 20, तो हमारी जो एल बाई डी की रिवाइज्ड वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 13 रेशियो हो जाएगा, और जो हमारी एल बाई डी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी कुछ इस तरह हो जाएगी 13 इंटू के टी इंटू के सी, एंड दीज आर द मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर द टेंशन एंड द कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट। जब आपने बेसिक वैल्यू रिवाइज कर ली, अगर हमारा स्पैन 10 मीटर से ज्यादा था, तो उसके बाद आते हैं कि जो हमारा टेंशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है उसके लिए आपको रिवाइज करनी होगी जो एल बाई डी की वैल्यूज हैं। तो अगर हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बीम हम अज्यूम कर लें, यहाँ पर हमारा एक टेंशन रिइंफोर्समेंट है, ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ हो गई, एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बीम। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा परसेंटेज रिइंफोर्समेंट कितना होगा, दैट विल बी गिवन बाय AST अपॉन B इंटू डी इंटू 100 आप लिख सकते हो। और एक और FST की वैल्यू यूज होती है, दिस इज द स्ट्रेस इन स्टील, स्ट्रेस इन टेंसाइल स्टील एट लेवल ऑफ सेंट्रॉइड। ये ध्यान रखना है कि जो हमारा टेंसाइल एरिया है, जो टेंशन में हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया, उसके सेंट्रॉइड के लेवल पर हमारा कितना स्ट्रेस है। अगर हम इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएं इसके क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, तो यहां पर इस लेवल पे जो हमारा इसका सेंट्रॉइड, अगर बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल लेयर है तो इसका सेंट्रॉइड जो होगा इस लेवल पे होगा, तो जो ये वैल्यू होगी दिस विल बी FST। जो हमारा पुराने कोड के प्रोविजंस हैं, जो 1978 का कोड था, वहां पर ये FST के बेसिस पर हमारा कैलकुलेशंस नहीं होता था। वहां पर हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील या कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील FY के बेसिस पर हम अपना मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट कर देते हैं। तो अभी बट जो हमारा रिवाइज्ड कोड है 2000 का, उसमें FST के बेसिस पर आपको अपने मॉडिफिकेशन फैक्टर्स निकालने हैं। तो जो हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर है KT से आप डिनोट कर रहे हैं, दैट इज अ फंक्शन ऑफ परसेंटेज रिइंफोर्समेंट जो टेंशन एरिया में आपने प्रोवाइड किया है, और हमारा स्ट्रेस इन टेंसाइल स्टील, और ये हमारा सर्विस लोड्स पर कैलकुलेट करना है, ये आपको ध्यान रखना है।
बिकॉज यहाँ पे आप डिफ्लेक्शन विच इज अ सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको एफएसटी की वैल्यू निकालनी है। और एफएसटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दिस इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्म्ड क्रैक्ड सेक्शन। आरसीसी में ट्रांसफॉर्म्ड क्रैक्ड सेक्शन के बेसिस पर आपको एफएसटी की वैल्यू निकालना है उस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है। बट कोड ने सर्टेन अप्रोक्सीमेशन करके एक फॉर्मूला भी सजेस्ट किया है एफएसटी के लिए, वो मैं आपको एलैबोरेट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर अब आप देखेंगे यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है कोड में, दिस इज द मॉडिफिकेशन फैक्टर जिसको हम केटी से बात कर रहे हैं, एंड दिस इज द परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट जो कि हमारा पीटी है। तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे और हमें स्ट्रेस ऑफ स्टील जो आएगी एफएसटी जिसको आप बोल रहे हो, यहाँ पे एफएस से डोनेटेड है, उसके करस्पॉन्डिंग आप किसी भी स्ट्रेस लेवल के लिए परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट के करस्पॉन्डिंग आप मॉडिफिकेशन फैक्टर सिलेक्ट कर लोगे। मैंने एक स्टैंडर्ड बुक से वैल्यूज भी टैबुलेट की हैं कि हमारा परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट अगर हमारा ये है, हमारा स्ट्रेस स्टील जो है वो ये है, तो जैसे जैसे आप देखेंगे हमारा परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट बढ़ रहा है, हमारी एफएसटी की वैल्यूज एफएसटी के करस्पॉन्डिंग हमारी केटी की वैल्यूज, ये हमारी सब केटी की वैल्यूज हैं, तो केटी की वैल्यूज आपकी रिड्यूस हो रही हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को और इस टेबल को देखोगे, ये ग्राफ और टेबल एक दूसरे से को रिलेटेड है। अगर हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है? जब हमारा परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट रिड्यूस हो रहा है और हमारा स्ट्रेस इन स्टील जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज परसेंटेज टेंशन जो है रेनफोर्समेंट, परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट इज एक्सप्रेस्ड एज AST बाई BD। ये रिड्यूस होने का मतलब है हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारी जो बीम है वो हमारी लार्ज बीम क्रॉस सेक्शन या स्लैब क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो लार्ज बीम क्रॉस सेक्शन में हमारा क्या होगा, जो हमारी फ्लेक्चरल रिजिडिटी है EI वो हमारी बढ़ जाएगी। जब EI बढ़ जाएगा तो हमारी जो डिफ्लेक्शन वैल्यूज हैं वो हमारी रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की वजह से हमारा डिफ्लेक्शन वैल्यूज रिड्यूस हो रही हैं, ठीक है। और हमारा जो पीटी वैल्यू है जैसे जैसे आपका कम होता जाएगा, डिफ्लेक्शन वैल्यूज आपकी रिड्यूस होती जाएंगी, तो हम स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफ्लेक्शन परमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से पीटी के रिड्यूस होने से हमारा जो केटी वैल्यू है जो कि हमारा L/D का डायरेक्ट फंक्शन है वो हमारा बढ़ जाएगा। बिकॉज केटी बढ़ेगा तो हम स्ट्रक्चर में L/D रेशियो की जो रेशियो है वो ज्यादा रख सकते हैं। ज्यादा रख सकते हैं मीन्स वी कैन परमिट लार्जर डिफ्लेक्शंस इन एक्चुअल स्ट्रक्चर, बिकॉज हमारी डिफ्लेक्शन वैल्यूज रिड्यूस हो जा रही हैं टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। और एफएसटी की वैल्यू आपको कैलकुलेट कैसे करनी है, जो ट्रांसफॉर्म्ड क्रैक्ड सेक्शन है उसके बेसिस पर आपको कैलकुलेट करनी है, बट कोड ने सर्टेन अप्रोक्सीमेशंस के साथ हमारी वैल्यूज सजेस्ट किया है, which can be expressed as FST is equal to 0.58 FY। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील का यूज किया गया इनटू AST, जो हमारा टेंशन रेनफोर्समेंट है, हमें कितना रिक्वायर्ड था बैलेंस सेक्शन के लिए और कितना हमने एक्चुअली प्रोवाइड किया है, इस बेसिस पर आप FST की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप कॉन्टिन्यूअस बीम एंड स्लैब्स में कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस बीम्स एंड स्लैब्स के लिए केटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको टेंशन रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना होगा। तो कहां के लिए आप कैलकुलेट करेंगे? दैट इज मिड स्पैन रीजन में के लिए आप पीटी और केटी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, या एफएसटी वैल्यू कह सकते हैं आप, जिसके बेसिस पे आपकी फर्दर केटी वैल्यू आएगी। और जो हमारे कैंटिलीवर बीम्स हैं या कैंटिलीवर स्पैन्स हैं, उसके केस में आप जो टेंशन रेनफोर्समेंट और स्ट्रेस इन स्टील कैलकुलेट करेंगे वो हमारा फेस ऑफ सपोर्ट पर करेंगे, ठीक है, जिसके बेसिस पे फर्दर हमारा केटी वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कंटिन्यूअस बीम के लिए मिड स्पैन में आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट एंड स्ट्रेस इन स्टील,
और कैंटिलीवर के केस में फेस ऑफ सपोर्ट पर कट आपको, बिकॉज यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यूज होंगी, बिकॉज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा मिड स्पैन में होगा, और कैंटिलीवर के केस में हमारा फेस ऑफ सपोर्ट पे हम लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को कैसे आपको अपने कैलकुलेशंस में इनकॉर्पोरेट करना है। तो आपको पता है कि कंप्रेशन स्टील आप जैसे ही प्रोवाइड करते हैं, तो कंप्रेशन स्टील के प्रोवाइड करने से होगा क्या, हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है? बिकॉज जो हमारा जो डिफरेंशियल श्रिंकेज स्ट्रेन है, आरसीसी मेंबर में, वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और उसके रिड्यूस होने से क्या होगा, हमारे जो लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शंस ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज की वजह से हमारे जो लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शंस हैं वो हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम अपने स्ट्रक्चरल मेंबर्स में लार्जर डिफ्लेक्शंस परमिट कर सकते हैं अगर हम कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड करने से हमारे एक्चुअल डिफ्लेक्शंस कम हो रहे हैं, तो वी कैन परमिट लार्जर डिफ्लेक्शंस इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर है विच इज डिनोटेड बाई की केसी वैल्यू, एंड यहां पर हमारा परसेंटेज कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है जिस दैट इज गिवन बाई 100 ASC अपॉन BD। उसके बेसिस पर जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा परसेंटेज कंप्रेशन रेनफोर्समेंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर स्ट्रेस जो है कंप्रेशन स्टील में उसको कंसीडर नहीं किया गया है, यहां पर सिर्फ परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट के बेसिस पर आप मॉडिफिकेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो देखेंगे आपकी जो केसी वैल्यू है, अगर आपका 0% रेनफोर्समेंट है, अगर आप कोई भी कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आपकी L/D रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे केसी की वैल्यू 1 होगी। जैसे जैसे आप कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, यानी परसेंटेज रेनफोर्समेंट बढ़ाते जाओगे कंप्रेशन जोन में, तो हमारी केसी की वैल्यू आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब L/D की जो मैक्सिमम वैल्यू है हम स्ट्रक्चर में बढ़ाते जा रहे हैं, वी आर परमिटिंग मोर डिफ्लेक्शंस। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड आप देखोगे कि 1% हमारा कंप्रेशन रेनफोर्समेंट था तो वैल्यू हमारी 1.25 थी, और 3% रेनफोर्समेंट में ये वैल्यू 1.5 हो गई है। ये हमारा टोटली ग्राफ के बेसिस पर यहाँ पर टैबुलेट किया हुआ है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जितने भी वैल्यूज हैं केसी के, ये फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ स्टील, किसी भी ग्रेड की आप स्टील यूज कर रहे हो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में, सबके लिए एप्लीकेबल है। बट हमारी जो केटी वैल्यू निकाल रहे थे आप टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए, वहां पर ये हमारा ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंडेंट था, बिकॉज जो आप FST निकाल रहे थे दैट वाज अ फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्टील जो आप यूज कर रहे हो टेंशन रेनफोर्समेंट पर, उस पर डिपेंड कर रही है। बट कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील, किस ग्रेड की स्टील आप यूज कर रहे हो, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी हमारे मॉडिफिकेशन फैक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। उसके बाद हमारा एक और लास्ट क्लॉज में एक आइटम है, नंबर E है, वो ये कहता है कि जो हमारी फ्लैंज्ड बीम्स है, यानी T बीम है या L बीम है, अगर आप कोई भी फ्लैंज बीम ले लें, दिस इज T बीम मान लेते हैं, तो यहां पर इसकी हमने मान लिया विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द वेब, और ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ है। अगर हमारे यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। तो कोड ये कहता है कि जो आप एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालने के लिए जो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज करना है, वो आपको कैलकुलेशन पर्पस के लिए BF इंटू D के बेसिस पर आपको परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट या कंप्रेशन रेनफोर्समेंट निकालना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी वैल्यूज आएंगी KT या KC की, ठीक है, उनको रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, उन्हें रिड्यूस करना है, बिकॉज हमने एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट जो है वो ज्यादा ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है जिसके बेसिस पर आप परसेंटेज रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर रहे हो,
यानी अगर हम बात करें परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट की, तो AST अपॉन BF इंटू डी के बेसिस पर आपको KT वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बट अब यहां पर जो एरिया है आपने ज्यादा लिया हुआ है, तो आपको KT को मॉडिफाई करना होगा, यानी PT को मॉडिफाई करना होगा, एक तरीके से आप KT कह लो। तो KT को मॉडिफाई करने के लिए आप एक रिडक्शन फैक्टर का यूज करेंगे। तो जो रिडक्शन फैक्टर है वो आप इस ग्राफ से लेंगे, और जो वैल्यू है रिडक्शन फैक्टर की वो डिपेंड करेगी कि ये हमारा जो विड्थ ऑफ फ्लैंज था और विड्थ ऑफ वेब है उनके रेशियो पर डिपेंड करेगी। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ BW बाई BF। तो जो हमारा एक्चुअल फ्लैंज बीम में जो ये रेशियो होगा उसके बेसिस पर आप रिडक्शन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे जैसे ये रेशियो हमारा बढ़ता जा रहा है, बिकॉज वेब विड्थ हमारी फ्लैंज विड्थ से हमेशा कम होगी, तो ये रेशियो हम 1 तक लेंगे। ठीक है, तो हमारे अप्रोक्सीमेटली 0.3 रेशियो तक हमारी जो रिडक्शन फैक्टर है दैट इज 0.8। तो 0.8 से आप KT की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे जैसे आप फिर फर्दर 0.3 के बाद जाएंगे तो हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर जो होगा, रिडक्शन फैक्टर एक तरीके से कहेंगे, रिडक्शन फैक्टर टू KT और KC, ये टेंशन रेनफोर्समेंट या कंप्रेशन रेनफोर्समेंट दोनों में आपको अप्लाई करना है जब आपके पास फ्लैंज बीम है। तो ये देखा गया है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि हमारा जो BF इंटू डी के बेसिस पर जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, ये हमारे एनामोलस रिजल्ट्स देती हैं। ठीक है, इस वजह से जब हम एक्चुअल डिजाइनिंग करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि जो हम क्रॉस सेक्शन यूज करें वो हमारा BWD इंटू डी हम प्रेफर करते हैं, बिकॉज अगर ये करेंगे तो वी कैन गेट कंजर्वेटिव रिजल्ट्स। ठीक है, बट कोड हमारा जो बात करता है वो BF इंटू डी के बेसिस पर आप परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट या कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करिए, उसके बेसिस पर आप BW बाई BF के रेशियो निकालिए और उसके करस्पॉन्डिंग KT और KC को रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी KT की वैल्यू को रिड्यूस करनी है, बिकॉज हमने एक्सेस एरिया ले लिया है, तो हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यूज जो है L/D रेशियो की वो कम करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।